हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के विषय में। खासतौर से प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप कैसा था और धीरे धीरे उसमें क्या और कैसा डेवलपमेंट इतिहास के विभिन्न कालखंडों में हुआ है। तो आधुनिक अर्थ में स्थानीय स्वशासन वैसे तो अंग्रेजों के समय से भारत में विकसित हुआ, लेकिन ग्राम प्रशासन या नगर प्रशासन किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत से ही मौजूद रहा है। आधुनिक अर्थ में स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थानीय शासन का एक ऐसा संगठन, ऐसी संगठनात्मक इकाई जो समय समय पर जनता के द्वारा निर्वाचित हो, जिसके अंतर्गत उत्तरदायित्व का भाव हो और जिसको कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाएं, विकासात्मक कार्य, राजस्व वसूली का कार्य। यानी स्थानीय स्वशासन आधुनिक युग में एक सिस्टमेटिक और निर्वाचित रूप में देखने को मिलता है, जिसका पर्पस बेसिक है कि स्थानीय मामलों का समुचित प्रबंध किया जा सके और साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों का राजनीतिक प्रशिक्षण हो सके, उनको राजनीतिक शिक्षा दी जा सके किस बात की कि कैसे अपने मामलों का प्रबंध करते हैं, कैसे स्थानीय समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे अपने साथ साथ औरों को भी ध्यान में रखते हुए, उनके हित को भी ध्यान में रखते हुए सहकारिता की भावना के आधार पर अग्रसर होते हैं। तो जनता का राजनीतिक शिक्षण प्लस एक सुव्यवस्थित स्थानीय स्वशासन जो स्थानीय मामलों का समुचित प्रबंधन कर सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्वशासन की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक भारत में की गई। लेकिन जब हम भारत में स्थानीय शासन के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि स्थानीय स्वशासन भारत में किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहा है। और जहां तक प्राचीन युग की बात है, प्राचीन युग में गांव स्थानीय शासन की प्रमुख इकाई रहे हैं और इन गांवों की खासियत ये रही है कि इनमें एक संगठित एकता का भाव पाया जाता रहा है। इस एकता की स्थापना में पंचायती संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन भारत में गांव में रहने वाले लोग ईमानदारी, कुशलता और न्याय भावना के साथ पंचायती व्यवस्था का संचालन करते थे और राज्य के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी इन ग्राम पंचायतों को गांव से संबंधित कार्यों के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, शक्ति प्रदान की जाती थी। यानी प्राचीन भारत में पंचायती संस्थाएं बहुत स्वतंत्र, स्वायत्त और शक्तिशाली थी। जैसा प्रोफेसर अल्तेकर ने लिखा कि आधुनिक काल में भारत या यूरोप या अमेरिका में ग्राम पंचायतों को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उससे कहीं ज्यादा अधिकार इन प्राचीन काल की ग्राम संस्थाओं को प्राप्त थे। गांववासियों के अभ्युदय, उनका सर्वांगीण भौतिक, नैतिक और धार्मिक उत्थान, इनमें पंचायतों का भाग प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन की देखभाल के लिए जो अधिकारी था, उनमें ग्रामणी मुख्य है। ये ग्रामणी गांव की जनता का अभिभावक माना जाता था। गांव की जनता अपनी हर समस्या, हर आकांक्षा, हर आवश्यकता से ग्रामणी को अवगत कराती थी और ये ग्रामणी राज्य के लिए गांव से कर इकट्ठा करता था और उसका पूर्ण अभिलेख भी रखता था, रिकॉर्ड भी रखता था।
तो इस तरह से प्राचीन भारत में ग्रामीण प्रशासन के रूप में स्थानीय स्वशासन हमें देखने को मिलता है। वो ग्राम प्रशासन जो कहीं ज्यादा स्वतंत्र था, सशक्त था और सक्रिय था। ऐतिहासिक दृष्टि से काल विभाजन करने पर हम विभिन्न युगों में, इतिहास के विभिन्न राजवंशों के काल में स्थानीय स्वशासन को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हर युग में स्थानीय स्वशासन का रूप थोड़ा बहुत बदलता रहा है। जैसे मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन कैसा था, इसका परिचय हमें कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र से ये पता चलता है कि ग्राम शासन की सबसे निचली इकाई थी, जिसका शासक ग्रामिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में ग्रामिक और गोप इन दो अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। उनके कार्यों का स्पष्ट वर्णन मिलता है और ये उल्लेख भी मिलता है कि ये संस्थाएं, ये पदाधिकारी स्वास्थ्य और सफाई जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान देते थे। 5 और 10 ग्रामों का शासक गोप कहलाता था और गोप के ऊपर स्थानिक नामक पदाधिकारी होता था, जो संपूर्ण जनपद के चौथे भाग पर शासन करता था। गोप और ग्रामिक के अलावा ग्राम प्रशासन का एक अध्यक्ष होता था, एक संखायक होता था, स्थानिक होता था, अश्व शिक्षक होता था। ये सब स्थानीय स्वशासन के कार्य को संपन्न करने वाले पदाधिकारियों के नाम थे मौर्य काल में, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य काल में ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, ग्राम प्रशासन की संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और जैसा कि इसके विषय में डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने भी लिखा कि मौर्य काल में विशाल साम्राज्य में एक केंद्रीय सरकार की स्थापना होते हुए भी गांव शासन को अपने विषय में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। नियमानुसार कार्य किए जाते थे और नियम तोड़ने वालों को दंड भी दिया जाता था। ग्रामिक, गोप, स्थानिक, ये सब पदाधिकारी गांव सभा के माध्यम से कार्य करते थे, यानी सभा गांव के कार्यों का केंद्र थी। ये ग्राम सभा सामाजिक और धार्मिक विषयों पर विचार करती थी। गांव के निवासियों के मनोरंजन के लिए भी ग्राम सभा के द्वारा अनेक आयोजन किए जाते थे और इस तरह से इन आत्म प्रशासक गणराज्यों में, ग्रामीण गणराज्य में जनता स्वतंत्रता पूर्वक रहती थी, ऐसा वर्णन मिलता है डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के चित्रण में। मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में जो प्रशासन था वो बहुत उच्च श्रेणी का था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरा गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रांतों को नगरों में विभाजित किया गया था। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था और नगर की व्यवस्था के लिए एक नगर परिषद की स्थापना भी की गई थी, जो वैसी ही थी जैसी आजकल नगर पालिका होती है। अब नगर अनेक गांवों में विभक्त थे और हर ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था, जिसकी सहायता के लिए गांव सभा होती थी। गांव के मामलों का प्रबंध ग्रामिक के द्वारा गांव के जो वयोवृद्ध लोग होते थे उनसे सहायता प्राप्त करके की जाती थी। कस्बे भी थे वहां पर, जिनको वीथी कहा जाता था और इन कस्बों के प्रशासन में स्थानीय लोगों का भी योगदान होता था, उनकी भागीदारी होती थी। तो गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक विभाजित थी। एक केंद्रीय प्रशासन था
फिर प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण और कस्बों का प्रशासन। इस तरह शासन करने की शक्ति का विकेंद्रीकरण गुप्त काल में किया गया था विभिन्न क्रमवार स्थापित संस्थाओं के माध्यम से। गुप्त काल के बाद राजपूत काल आता है। राजपूत काल में भी गांव ही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थे और इस युग में भी गांव का प्रबंध ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर समिति व्यवस्था का विकास हुआ राजपूत काल में। गांव में विभिन्न समितियों का निर्माण किया जाता था, गठन किया जाता था शासन कार्य की सुविधा के लिए, और हर समिति को अलग अलग कार्य सौंपे जाते थे। तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ ग्राम प्रशासन में, नगर प्रशासन में। नगर प्रशासन के प्रबंध के लिए एक जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था गुप्त काल में, उसको पहनाधिकारी कहते थे। और ये पहनाधिकारी वही अधिकार रखता था, वही कार्य करता था जो आजकल किसी नगर में मुख्य नगर अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो राजपूत कालीन स्थानीय स्वशासन में गुप्त काल की तुलना में थोड़ा विकास देखने को मिलता है। इसके बाद मध्य युग आ जाता है और मध्य युग में सल्तनत काल में और मुगल काल में स्थानीय स्वशासन का एक नया किंतु अपेक्षाकृत कम सशक्त रूप देखने को मिलता है, क्योंकि सल्तनत काल में प्रशासन का स्वरूप कैसा था? सैनिक प्रकृति का था। सैनिक शक्ति की प्राप्ति और सैनिक शक्ति को सुरक्षित करने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। और जो सुल्तान हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो निरंकुश ढंग से शासन करते थे। तो जहां पर निरंकुशता होगी, जहां पर सेना का वर्चस्व होगा, वहां पर स्थानीय स्वशासन अपने स्वाभाविक रूप में विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण प्रशासन मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों की पहल पर निर्भर करता है। लेकिन जब शासक निरंकुश ढंग से काम करेगा या सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा, तो वहां पर विभिन्न संस्थाओं को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और यही स्थिति हुई मध्य युग में, सल्तनत काल में और मुगल काल में। नगर प्रशासन कहने को मौजूद था, लेकिन वो किसके माध्यम से संचालित था? केंद्रीकृत नौकरशाही के माध्यम से संचालित था। हालांकि नगरों की तुलना में गांवों को थोड़ा सा स्वतंत्रता थी, लेकिन कंपैरेटिवली ही वो स्वतंत्र थे, वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे अपने कामकाज में। अब मुगल काल में क्या देखते हैं हम कि यूं तो गांव सबसे महत्वपूर्ण निकाय थे, शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थे। प्रांतों को कई जिलों में विभाजित किया गया था। जिले के नीचे परगना थे और परगना के नीचे गांव थे। गांव का प्रबंध पंचायतें करती थीं, जो गांव में सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, सिंचाई और विवादों का फैसला करती थी। ग्रामीण प्रशासन में मुगल काल में 3 मुख्य अधिकारी होते थे: मुकद्दम, पटवारी और चौधरी। मुकद्दम गांव की देखभाल करता था, पटवारी लगान वसूल करता था और चौधरी गांव के मुकदमों का निपटारा करता था। गांव की सुरक्षा एक चौकीदार के द्वारा की जाती थी। तो ये संस्थागत व्यवस्थाएं तो मुगल पीरियड में थी स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से। स्थानीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी, उनको कार्य भी सौंपे गए थे, लेकिन ये सब अपने कार्य में स्वतंत्र नहीं थे। इनका स्वरूप लोकतांत्रिक
नहीं था। आम जनता अगर चाहे इसमें अपनी समस्याएं रखना, अपने सुझाव रखना, तो उसको मान्यता नहीं दी जाती थी। मुगल शासन में हम ऐसा देखते हैं। हालांकि मुगलों ने शुरू में क्या किया कि प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी, म्यूट कीजिए अपने आप को, इसका माइक ऑन है, पारुल। तो मुगल काल में जो स्थानीय प्रशासन हमें देखने को मिलता है, उसमें ये खासियत देखने को मिलती है कि वो तो मुगलों ने क्या किया कि प्राचीन भारत में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थी, उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके उन्हें जारी रखा, और शुरू में उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि इन संस्थाओं का प्रयोग किया, उपयोग किया, किस लिए? अपने शासन को मजबूत करने की। मुगल भी बाहर से आए थे भारत में, और भारतीय प्रशासन पर वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, और यही वजह है कि उन्होंने सैनिक शक्ति का आश्रय लिया था। लेकिन सैनिक शक्ति का प्रयोग करने के बावजूद वो ये जानते थे कि जनता से प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना, जनता को भागीदार बनाए बिना निरंकुश शासन भी लंबे समय तक कायम नहीं रख सकता। इसीलिए शुरुआती दौर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को उन्होंने जारी रखा, और अपने शासन को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग किया। जैसे इन संस्थाओं के माध्यम से ही करों की वसूली करवाई, ग्रामीण कार्यों का प्रबंधन करवाया, मुकदमों का निपटारा करवाया, ताकि इनके माध्यम से लोगों की रुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं का शासक को पता चलता रहे, साथ ही लोगों की कमजोरियों का भी पता चलता रहे, ताकि उसके अनुसार शासन प्रबंध किया जा सके, लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो शुरू में तो उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में, लेकिन जैसे ही उनका शासन मजबूत हो गया, तो उन्होंने इन संस्थाओं की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, और अब कर वसूल करने के लिए जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत की। जागीर दे दी जाती थी, और जमींदारों को राजस्व वसूली का कार्य सौंप दिया जाता था। पहले तो पटवारी लगान वसूल करता था, लेकिन जब जमींदारी व्यवस्था आई, जागीरदारी व्यवस्था आई, तो उसमें पटवारी का ये काम जमींदारों को सौंप दिया गया। और जब जमींदार हावी हो गए, उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव बढ़ गया, तो प्राचीन भारत की जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थीं, वो कमजोर हुईं, और यहीं से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विनाश प्रारंभ हो। धीरे धीरे करके वो समाप्त होती चली गई। बाद में जब अंग्रेज भारत में आए, तो उन्होंने प्राचीन भारत की जो स्थानीय स्वशासन की पद्धति थी, उसके जो अवशेष थे, उसको भी नष्ट कर दिया, और अपने ढंग का स्थानीय स्वशासन लागू किया। तो प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में जो पंचायती व्यवस्था, जो ग्राम प्रशासन, नगर प्रशासन का विकसित स्वरूप भारत में देखने को मिलता है, वो मुगल पीरियड में उसका क्षरण प्रारंभ हो गया, और ब्रिटिश काल तक आते आते अपने प्राचीन रूप में पंचायती व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई।
तो इस तरह से आपने देखा कि प्राचीन भारत में और मध्ययुगीन भारत में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप कैसा था, कौन से पदाधिकारी क्रियाशील थे, उनको क्या कार्य सौंपे गए थे और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को कितनी और कैसी स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त थी। अब इसके बाद इतिहास का जो कालखंड शुरू होता है उसको हम ब्रिटिश काल कहते हैं। ब्रिटिश काल में जो स्थानीय स्वशासन था वो नए ढंग का था, क्योंकि प्राचीन भारत में जो पंचायती व्यवस्था थी वो ज्यादातर कैसी थी, पारंपरिक सामाजिक ढांचे पर आधारित थी। समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को पंचायतों में भी वर्चस्व प्राप्त होता था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन के उस रूप को भारत में लागू करने की कोशिश की जिसका विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ था। यानी उन्होंने सिस्टमेटिक रूप में एक आधुनिक स्थानीय स्वशासन का बीजारोपण भारत में किया, जिसकी खासियत क्या थी, उसका संगठित स्वरूप, आम जनता का जिसमें प्रतिनिधित्व होता हो और वो प्रतिनिधित्व निर्वाचन के माध्यम से सुनिश्चित होता हो, निश्चित समय पर उनका चुनाव होता हो और उसको प्रशासन और कर लगाने की विस्तृत शक्तियां दी जाएं, साथ ही जनता को, स्थानीय जनता को उत्तरदायित्व की शिक्षा देने वाली पाठशाला के रूप में उसका विकास किया। साथ ही जो शासन, केंद्रीय प्रशासन था, उसके विभिन्न अंगों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। इस रूप में अंग्रेजों ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अब ब्रिटिश काल में या आधुनिक भारत में अगर हम स्थानीय स्वशासन के इतिहास को देखें तो हम उसे कई कालों में विभाजित कर सकते हैं और जिसका प्रारंभ 1687 से माना जाता है, जब अंग्रेजों के द्वारा पहली बार भारत में चेन्नई नगर के लिए एक नगर निगम की स्थापना की गई। तो अंग्रेजी शासन काल में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का विकास भारत में किस रूप में हुआ, इस पर विस्तृत चर्चा अगली क्लास में होगी।